बहुत भावुक कर देने वाली कहानी। दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ, इतनी भीड़ भाड़ में कौन खाएगा यह रोटी। सासू माँ, यह क्या, इतनी रोटियाँ क्यों बना दी? आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अब यह सारी बर्बाद होंगी। कुछ तो सोचा होता। इतनी भीड़ भाड़ में कौन खाएगा यह रोटी? एक ही सांस में बोल गई ज्योति। यह सुनकर हाथ रोककर खड़ी हो गई वसुधा जी। आंखों में पानी आ गया। खुद को संयत कर बोली, अरे बेटा, कई दिनों से दोनों दामाद बाबू और राकेश बेटा रोटी के लिए पूछ रहे थे। जो रसोइया आया है वह रोटियां नहीं बनाता, पूरियां तल देता है। सोचा क्यों ना थोड़ी सी बना दूं। ठिठकी हुई वसुधा जी बोली तो ज्योति फिर से बोल पड़ी, हाँ अब बस करिए, कल पोते का उपनयन संस्कार है। पूजा की तैयारी नहीं देख रही, बस पेट पूजा ही देखिए। बहू की कड़वी बातें सुनकर वसुधा जी की आंखों से सावन से झरझर बहने लगीं। आंचल से झटपट आंखें पोंछ कमरे में चली गईं। सोचा कोई रिश्तेदार ना देख ले। अपने कमरे में पहुंची, हाथ में आटा लगा हुआ ही था, जैसे कोई सुध ही ना हो। दोनों हाथों को उलट पुलट के देखने लगीं और देखते देखते कब अतीत की गहराइयों में डूब गई पता ही नहीं चला। यह वही हाथ है ना, और यह वही आटा जिनके लिए सिलाई करते करते उनकी उंगलियां टेढ़ी हो जाती थीं। कपड़ों की तुरपन करते करते उंगलियां छिद जाती थीं। जब गर्म तेल से उंगलियों की मालिश करती तो बेटा राकेश रोने लगता। पति की रोड दुर्घटना में मृत्यु के बाद कैसे 3 बच्चों को लेकर वह अनाथ सी हो गई थीं। ससुराल में सिर्फ 2 ननद थीं जो ब्याह कर अपने ससुराल चली गई थीं। सास ससुर तो कब के ईश्वर को प्यारे हो चुके थे। बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं थीं। हाथ में बस सिलाई का हुनर था। बस बच्चों के मुरझाए चेहरे को देख विधाता के क्रूर प्रहार को भूलकर लग गईं अपने तकदीर के खुले फटे चिथड़े को सिलने। शुरू में मोहल्ले के लोगों के कपड़े सिलने शुरू किए। बाद में धीरे धीरे काम अच्छा चलने लगा, लेकिन हाथ घायल हो गए। उन हाथों के घावों ने इतना दर्द नहीं दिया जितना कि आज बहू की बातों ने दिया था। इसी सिलाई के दम पर बच्चों को पाला। सिलाई करने के बाद जब बच्चों के लिए रोटियां बनाती तो आटा तक नहीं गूंद पाती। आटा बेटी से गुथवाती। फिर जब रोटियां बनती तो बच्चे बड़े मज़े से खाते। खासकर राकेश कहता कि माँ, तुम्हारे हाथ की रोटियां बहुत मीठी होती हैं, मन करता है यूं ही खा लूं। इन हाथों से अपने बच्चों को पाला। सिलाई तब तक करती रही जब तक कि राकेश को अच्छी नौकरी नहीं मिल गई। राकेश ने मेरे दूध का कर्ज तो बहनों को अपनी औकात से ज़्यादा बड़े घर में ब्याह कर चुका दिया। भगवान उसके जैसा बेटा सबको दे। इसलिए तो बहू की कड़वी बातें खुद ही जब्त कर लेती हूँ ताकि बेटे को कोई तकलीफ़ ना हो। अपने पिता की जिम्मेदारी निभाने में एक भी शिकायत तक नहीं आई उसकी जुबां पर। उल्टा सभी के साथ ऐसे रहता है जैसे कोई छोटा बच्चा हो। लेकिन जाने क्यों आज बहू की बातें दिल को इतना दर्द दे गईं। शायद रोटी की बात थी, शायद माँ और बच्चे के भूख के रिश्ते की बात थी, शायद उन मजबूरियों की याद दिला गई जब बिना एक कमीज सिले रोटी का एक निवाला तक अपने बच्चों के मुंह में न डाल पाती थी। शायद मामा, कहाँ हो आप? वसुधा जी ने अपने अतीत की गहराइयों से वापस आ गईं। हाँ बेटा, यहाँ हूँ, कहते हुए अपने आंसू झटपट पोंछ लिए। माँ, आज रोटी आपने बनाई थी ना, बहुत मीठी थी। हाँ माँ, सच में बहुत मीठी थी।
उनके दोनों दामाद कमरे में घुसते ही बोल उठे। वसुधा जी मुस्कुराने लगी और बोली, राकेश, तुम्हें कैसे पता कि रोटियां मैंने बनाई थीं? माँ, उन रोटियों की मिठास से, इतनी मीठी रोटियां तो सिर्फ मेरी माँ ही बना सकती है। वसुधा जी का जैसे सारा दर्द ही गायब हो गया। जिसने मेरी तपस्या देखी है, कम से कम उसे तो इसका एहसास है, फिर दुखी क्यों हूँ? माँ राकेश के माथे को सहलाते हुए बोली, बेटा तुम सब खुश रहो बस, और क्या चाहिए मुझे? और सभी खिलखिला उठे। अभी घर में रस्मों रिवाजों का सिलसिला शुरू हुआ ही था, तभी ज्योति की माँ और भाभी उनसे मिलने आए। ज्योति अपनी माँ को कमरे में ले गई। कमरे में ज्योति की माँ बिमला जी ने अपने बैग से गोंद के लड्डू निकालकर बेटी को थमाया तो लड्डू देखते ही ज्योति उछल पड़ी, लेकिन उसने देखा कि माँ की आंखों में आंसू थे। उसने माँ से जिद करके कारण पूछा तो बिमला जी बोल उठी, बेटा मैंने तुम्हारे भाई से कल लड्डू का सामान मंगवाया था, तो तुम्हारी भाभी ने मुझे कितना कुछ सुनाया और मुझसे लड़ने लगी। वह कहने लगी, माँ जी को जब देखो खाने का बनाने का ही शौक चढ़ा रहता है। अब राम का नाम लिया करो माँ जी, कितना कुछ ढो के ले जाओगी बेटी के लिए। इतना कहते ही बिमला जी फपक कर रो पड़ी। ज्योति धम्म से बिस्तर पर बैठ गई, मानो किसी ने गाल पर तमाचा जड़ दिया हो। अभी सुबह ही तो उसने अपनी सासू माँ को यह सब बोला था, उसे काटो तो खून नहीं। तभी वसुधा जी अपनी समधन से मिलने आई। दोनों बड़े प्यार से गले मिले। ज्योति देख रही थी कि सुबह की बात की एक भी रेखा नहीं थी सासू माँ के चेहरे पर। अचानक वह सासू माँ के पैरों में गिर पड़ी और उनसे माफ़ी मांगने लगी। और माफ़ी क्यों मांग रही थी, यह भी उसने ईमानदारी से बता दिया। वसुधा जी ने ज्योति को उठाकर गले से लगा लिया और बोली, बेटा हम बुजुर्ग जरूर हो गए हैं, लेकिन अभी भी अपने बच्चों का भला ही सोचते हैं। आज हम थक चुके हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी तुम्हारी पसंद का बनाने और प्रेम से परोसने को दिल मचल जाता है। हाँ माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मुझे एहसास हो गया है जब मेरी माँ के साथ वही सब हुआ। वसुधा जी और विमला जी ने ज्योति के सिर पर हाथ फिराया। तभी राकेश आ गए और बोले, अरे जल्दी चलो भाई, पंडित जी बुला रहे हैं, हल्दी की रस्म का टाइम हो गया है। सभी मुस्कुराते हुए उठे। राकेश ने अपनी माँ को देखा। उनकी आंखों में चमक थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगा करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, कमेंट में बताइए मुझे मेरी कहानी आपको कैसी लगती हैं। अगर मेरी कहानी में कोई भी गलतियाँ होंगी तो मैं उसको सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।